नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक रोज पहले या संभवतः 2 रोज पहले खबर आई कि राष्ट्रपति के सम्मान में जो फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया जा रहा है उसमें नीतीश बाबू नहीं जा रहे हैं और उस खबर की बड़ी चर्चा हुई। पर असल में सुर्खियां बटोरने वाली तो खबर दूसरी है, और वो खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस खबर से ऐसा लगता है कि जदयू अब घबरा गई है, और अगर जदयू घबराई नहीं होती तो ये जो निर्णय लिया है नीतीश कुमार की सरकार ने, यह अप्रत्याशित है। भले ही उसमें भाजपा हिस्सा है, लेकिन आप देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उन्होंने किस तरह की बात कही। फिर आप देखिए कि जब जातीय गणना वाला काम शुरू हुआ तो उसमें जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर बात उठाई भाजपा ने, उस पर उन्होंने कैसा रिएक्ट किया, कहा कि हमने तो सुना ही नहीं। ये सब कहने के बाद ये जो कदम नीतीश बाबू की सरकार ने उठाया है उसने असल में चौंका दिया है और ये बता दिया है कि जो बात तमाम विश्लेषक कह रहे हैं, अब आप कहेंगे क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि असल में ये जो जाति के आधार पर खड़ी हुई पार्टियां या जो मंडल के बाद पैदा हुई पार्टियां हैं, उन पार्टियों का जो जनाधार है वो अति दलित, अति पिछड़ा और ओबीसी है। उस आधार में भाजपा का पेनिट्रेशन हो चुका है, और ये पेनिट्रेशन 2015 तक ऐसा पता चल रहा था कि बिहार में नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा मालूम पड़ता है कि वो बिहार में हुआ, क्योंकि 2020 में जो परिस्थितियां बनी उसने पूरे नैरेटिव बदल दिए, और उसी नैरेटिव की वजह से ये निर्णय हुआ जिसको आपको बताने जा रहा हूं। और ये निर्णय अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है, ये बताने के लिए कि असल में हो क्या रहा है बिहार में। देखिए, एक फैसला लिया है नीतीश बाबू की सरकार ने। वो फैसला ये है कि बिहार में जितने मंदिर हैं, मठ हैं, धर्मशालाएं हैं और उनसे जुड़े जो ट्रस्ट हैं, उनका, गौर से सुनिएगा, बिहार स्टेट रिलीजियस एक्ट काउंसिल के तहत रजिस्ट्रेशन होगा, और ये रजिस्ट्रेशन जो है अनिवार्य होगा बिहार हिंदू रिलीजियस एक्ट 1956 के तहत। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में उनका इन सब का ये पंजीकरण क्यों कराना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि सारे जो धर्म हैं, मठ हैं और धर्मशाला, मठ और मंदिर हैं, उनके पंजीकरण से नीतीश बाबू की सरकार क्या करना चाहती है। तो आगे सुनिए, उसमें 3 बातें और हैं, और 2 बातें हैं बेसिकली, और जो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला तो जब ये पंजीकरण हो जाएगा तो तमाम पंजीकृत मंदिर, मठ, धर्मशालाएं और उनसे जुड़े ट्रस्ट सबका एक तरीके से सर्वे होगा। अब आप कहेंगे उस सर्वे से क्या होगा? उस सर्वे से ये देखा जाएगा कि एक तो जो तमाम इस तरह के हिंदू धार्मिक स्थल हैं और हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो ये तमाम संस्थान होंगे, जैसे हमने बताया ही मठ, ट्रस्ट, ये सब, उन लोगों वहां पर आबादी कितनी आती है, भक्त कितने आते हैं, ये देखा जाएगा। अब आप कहेंगे कि भक्त देखकर क्या करेंगे, तो दरअसल उस एक तो भक्त देखा जाएगा और उस हिसाब से उस धर्म स्थल या ट्रस्ट या धर्मशाला की व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था का तात्पर्य हुआ कि उसको एक तरह से उसकी 4 दीवारी वगैरह खड़ी की जाएगी ताकि वहां पर कोई अतिक्रमण ना हो और किसी भी तरह का विवाद ना हो, ताकि किसी भी तरीके का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो न बिगड़े। इसलिए इन तमाम मंदिरों, मठों की जो है वो का सर्वे होगा। अब आप देखिए कि ये जो निर्णय है, इस निर्णय के जरिए तो सीधे सीधे नीतीश बाबू की सरकार ये संदेश दे रही है कि देखिए, हम जो है ऐसा नहीं है कि हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में चलते हैं, ना ना। हालांकि ये जो निर्णय लिया है नीतीश बाबू की सरकार ने, उससे राजद हड़बड़ा गई है
और राजद का जो बयान है कि ये 2400 जो टेम्पल हैं इनकी बाउंड्री वॉल बनाने से बेहतर है कि जो सूखा प्रभावित हुए हैं उन पर पैसा खर्च किया जाए। अब देखिए कि कितनी तेज जो है मिर्च लगी राजद को, क्योंकि ये राजद की पॉलिटिक्स को सूट नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, राजद हो या जदयू, दोनों ये जान रहे हैं कि जो उनका आधार है उस आधार में हिंदुत्व का जो आप ये कहिए कि उसमें प्रवेश है और समावेश है, उसने दोनों को डरा रखा है। तो अब अगर नीतीश बाबू या उनकी सरकार इस तरह का काम हिंदू धर्मस्थलों के साथ करती है तो जाहिर तौर पर वो जो उनका अपना आधार है वो आधार बचाना, और ना सिर्फ बचाना बल्कि उस आधार को बढ़ाना भी है। क्योंकि आपको हमने उस घटना का जिक्र किया था और फिर बता रहा हूं कि रामनवमी के दिन जिस तरह की शोभा यात्रा निकली और फिर हिंदू नववर्ष पर जिस तरह की शोभा यात्रा निकली पटना के गलियों में, उससे वहां का जो आप ये कहिए कि शासन तंत्र है वो हिल गया। बड़े बड़े पत्रकारों ने ये स्वीकार किया कि इससे पहले कभी इस तरीके की शोभा यात्रा किसी ने नहीं देखी थी, और उस शोभा यात्रा में ऐसा नहीं है कि किसी एक जात विशेष का लोग रहा हो, सब लोग उसमें नजर आ रहे थे। और ये जो नजर आना ही है, इसी नजर आने ने इन दोनों ही पार्टियों की जड़ें हिला दी। तो अब क्या करते? तो उन जड़ों को मजबूत करने के लिए एक तो ये निर्णय लिया गया। अब देखिए, ये बड़ा दिलचस्प निर्णय है, इस पर नीतीश बाबू की सरकार काम कर रही है। मैं देखिए बार बार इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि 2-3 बातें हुई हैं जो मैं आपको याद दिलाता हूं। पहला, जब अमित शाह ने यह कहा कि इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है, और ये संघ और भाजपा का अपना एजेंडा है कि असल में जो हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया इस इतिहास लेखन में 2-3 बातें जो है वो गौण रही। पहला तो उसका जो राष्ट्रवादी चरित्र है वो, और दूसरा उसमें तमाम हीरो बोरो किए गए हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर ढेर सारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के अगुआ रहे उनको पीछे छोड़ दिया गया, और चर्चा सिर्फ 2-4 लोगों पर ही रही। और खास तौर से अगर आप मेडुअल हिस्ट्री देखिए तो मेडुअल हिस्ट्री को लेकर जिस तरह का गुणगान है, आप मॉडर्न हिस्ट्री में आइए तो मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा लगता है कि नेहरू के सामने सब गौड़ हो गए थे, इस तरह का आदमकद जो है तस्वीर उकेरी गई। और जब आप एंशियंट इंडिया में जाइए तो एंशियंट इंडिया में जो हिंदुस्तान का एक स्वर्णिम काल है, और जब हम स्वर्णिम काल की बात करते हैं तो मैं फिर आपको बताऊं कि दरअसल वो जो स्वर्णिम काल था जिसे वैदिक पीरियड कहा जाता है, और बाद के दिनों में वो जिस वैदिक पीरियड की चर्चा होती है वहां वर्ण व्यवस्था थी, वर्णाश्रम था। ऐसा नहीं है कि वहां कोई जाति व्यवस्था क्रिएट हो गई थी। तो वो जो हिस्सा है उसको एंशियंट वाला पार्ट, उसके बारे में उस तरह से लोग नहीं जानते। तो जब अमित शाह ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का अपना इतिहास दोबारा लिखा जाना चाहिए, तो नीतीश बाबू कहते हैं कि इतिहास लेखन की क्या जरूरत है, क्योंकि मेडुअल का पीरियड भी आता है और फिर उस पीरियड को उस तरह से लिखा जाएगा जिस तरीके से उसकी जरूरत। तो जाहिर तौर पर जब उस जरूरत के लिहाज से लिखा जाएगा तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी पॉलिटिकली। तो इसलिए ये जो निर्णय लिया गया, इस निर्णय ने चौंकाया, और तभी ये बात उठ रही है कि क्या अब जदयू को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना चाहिए, या हम ये कहें कि जिस तरह से मोदी और शाह की अगुवाई में भाजपा आगे बढ़ रही है उसने हर किसी को ये सोचने, बताने और जताने के लिए मजबूर कर दिया है कि साहब हो कुछ भी, लेकिन इसकी तरफ चलना होगा,
नहीं तो जो आधार है वो चला जाएगा और जो जमीन है वो खिसक जाएगी। इसीलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है। और जो हम लोग राजद की बात कर रहे थे, तो देखिए राजद की तो अपनी समस्या है। राजद ने इसलिए इस मसले को उठाया चूंकि एक वोट कॉमन है। जो माई समीकरण है राजद का, उस माई में वाई तो उनके पास है, लेकिन एम में जदयू की भी हिस्सेदारी है। तो इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रकरण उठाकर और इस मामले को इस तरीके से पेश कर दिया कि तो अपीजमेंट है, ताकि वो जो एम वाला मसला है वो उनके साथ बना रहे। लेकिन वहां जो लोग देख रहे हैं और बिहार को समझते हैं, वो ये मानते हैं कि एम नीतीश बाबू के साथ चिपक गया है। अब वो कब तक चिपका रहेगा वो देखिए, यहां जब चिपकना कहा जा रहा है तो इसका कहने का तात्पर्य है कि वो उनका ठीक ठाक वोटर हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि समय और परिस्थिति के अनुसार ये बदलता रहता है, आगे क्या होगा ये भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा लगता है कि जदयू ने, और खासकर हम कहें तो नीतीश बाबू ने, ये जो रास्ता चुना है, अब इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज तो जरूर उठ रही है कि क्या वाकई में भाजपा का आधार इस तेजी से बढ़ रहा है कि जदयू पूरी तरह से घबरा गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।